नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के ऐसे दौर की जिसने यहाँ का पूरा सियासी नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है 18वीं सदी की। एक ऐसा वक्त जब एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य, हाँ मुगल साम्राज्य, बिखर रहा था और उसकी जगह कई नई ताकतें सिर उठा रही थीं। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए जरा इन दो नक्शों पर नजर डालिए। एक तरफ है साल 1700 का भारत, जहां आपको पूरे उपमहाद्वीप पर मुगल सल्तनत का हरा परचम लहराता दिखेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ 50-60 साल बाद का नजारा। वही साम्राज्य अब कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया है ना कमाल? आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ तो हुआ कैसे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि भाई जिस मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत थी, वो आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? देखिए, मसला सिर्फ बाहरी हमलों का नहीं था। असली दीमक तो साम्राज्य को अंदर से ही खाई जा रही थी। औरंगजेब ने दक्कन में सालों तक जो लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। फिर उनके बाद जो बादशाह आए, वो कह सकते हैं कि उतने काबिल नहीं थे। नतीजा, उनके ही बड़े बड़े अधिकारी यानी मनसबदार बेलगाम हो गए। प्रांतों में गवर्नर अपनी मनमानी करने लगे और किसानों जमींदारों के विद्रोह आम हो गए। और इस कमजोरी को और हवा दे रही थी दिल्ली के दरबार में चल रही पॉलिटिक्स। ईरानी और तुरानी जैसे पावरफुल गुट बन गए थे, जो बादशाहों को बस अपनी कठपुतली बनाकर रखते थे। मतलब केंद्र में सत्ता का खेल चल रहा था और पूरा साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था। और जाहिर है, जब घर की दीवारें ही कमजोर हों तो बाहर वाला तो फायदा उठाएगा ही। दो ऐसे विनाशकारी हमले हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ताबूत में, आप कह सकते हैं, आखिरी कीलें ठोक दी। पहला बड़ा झटका लगा 1739 में। ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसने दिल्ली पर हमला किया और उसे न सिर्फ जीता बल्कि बुरी तरह से लूटा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ पैसे और सोने की बात नहीं है, ये मुगलों की इज्जत और ताकत की लूट थी। सोचिए, जब बेशकीमती तख्ते ताऊस ही लुट गया तो बादशाह का क्या दबदबा बचा होगा। ये एक आर्थिक तबाही थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नादिर शाह के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने तो उत्तर भारत पर एक के बाद एक कुल 5 बार हमले किए। इन हमलों ने मुगल साम्राज्य की बची खुची कमर भी तोड़ दी। तो देखा आपने, अंदरूनी कलह और बाहरी आक्रमण, इन दोनों ने मिलकर इस विशाल साम्राज्य को बिखेर दिया। तो जब दिल्ली की सत्ता कमजोर हुई तो जो दूर दराज के सूबे थे, वहां के गवर्नर अपनी ताकत बढ़ाने लगे। चलिए अब देखते हैं कि इस टूटे हुए साम्राज्य के खंडहरों पर कौन कौन से नए राज्य खड़े हुए। यहां इस टेबल में एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। हैदराबाद, अवध और बंगाल, इन तीनों राज्यों को बनाने वाले कौन थे? ये मुगल साम्राज्य के ही बहुत पावरफुल गवर्नर थे। इन्होंने कागज पर तो मुगल बादशाह को अपना शासक माना, लेकिन असल में ये अपने अपने इलाकों के एक तरह से आजाद राजा बन बैठे थे। ये हैं वो चेहरे जिन्होंने इन नए राज्यों की नींव रखी, जैसे अवध में बुरहानुल मुल्क और बंगाल में अली वर्दी खां। इन सभी ने एक ही काम किया, अपने अपने प्रांतों से मुगलों का दखल कम किया और सारी पावर अपने हाथों में ले ली। अच्छा, तो ये तो हुए वो राज्य जो सीधे सीधे मुगल सूबों से बने थे। लेकिन अब बात करते हैं राजपूतों की, जो इस उथल पुथल के दौर में अपनी ताकत को और भी बढ़ा रहे थे। राजपूत राजाओं ने, कह सकते हैं, बड़ी समझदारी से काम लिया। जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में सब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ अपनी वतन जागीरों, मतलब वो पुश्तैनी इलाके जहां उनका हक था, उन्हें और मजबूत किया, बल्कि आसपास के नए इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। जोधपुर के अजीत सिंह और आम्बेर के सवाई जयसिंह जैसे पावरफुल राजाओं ने तो गुजरात और मालवा जैसे अमीर प्रांतों की सूबेदारी यानी गवर्नरशिप भी हासिल कर ली। इससे उनकी ताकत, उनका रुतबा, सब कुछ और भी ज्यादा बढ़ गया। और अब आते हैं उन पर जिन्होंने मुगलों की सत्ता को सीधी चुनौती दी और लड़कर अपनी आजादी हासिल की। ये थे सिख, मराठा और जाट। सबसे पहले बात सिखों की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करके सिख समुदाय को एक मजबूत मिलिट्री फोर्स में तब्दील कर दिया था, जो अपने धर्म और अपनी आज़ादी के लिए किसी से भी टकराने को तैयार थे। गुरुजी के बाद बंदा बहादुर जैसे महान योद्धाओं की लीडरशिप में सिखों ने मुगलों के खिलाफ एक लंबा और जबरदस्त संघर्ष किया और पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जरा दक्कन की तरफ चलते हैं।
वहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी वो 18वीं सदी में अपनी ताकत के शिखर पर था। मुगलों की कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा शायद मराठों ने ही उठाया और अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाया। अब ये दो शब्द चौथ और सरदेशमुखी, इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो चौथ क्या था? ये था जमीन की कुल पैदावार का 25% हिस्सा जो मराठे उन इलाकों से वसूलते थे जिन पर उनका दबदबा होता था। एक तरह से ये हमला ना करने के बदले लिया जाने वाला टैक्स था। और सरदेशमुखी था इसी के ऊपर लगने वाला 9-10% का एक एडिशनल टैक्स। इसी पैसे से उनकी विशाल सेना का खर्च चलता था। और आखिर में बात करते हैं जाटों की। इन्होंने दिल्ली और आगरा के बीच के उपजाऊ इलाके में अपनी धाक जमाई। चूड़ामन और बदन सिंह जैसे नेताओं ने एक मजबूत जाट राज्य बनाया, जिसकी शान की गवाही दीग जैसे शानदार महल आज भी देते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब बदलावों के बाद 18वीं सदी के मध्य तक आते आते हिंदुस्तान का चेहरा मोहरा सब कुछ बदल चुका था। वो एक विशाल मुगल साम्राज्य जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर राज करता था, अब कई छोटे बड़े राज्यों में बंट चुका था, जो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, अपने स्वार्थ थे। और अब सोचिए, जब देश की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में ही उलझी हुई हों, तो किसी तीसरी बाहरी शक्ति के लिए अपनी जगह बनाना कितना आसान हो जाता है ना? बस यही वो बिखराव था, यही वो आपसी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी जड़ें जमाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। लेकिन वो एक अलग कहानी है जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालने वाले हैं जिसने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के अचानक और बहुत ही नाटकीय पतन की। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य जो अपनी दौलत और ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वो महज कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर कैसे आ गया? यही वो कहानी है, वो टिपिंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सीधे चलते हैं उस दौर में। साल था 1739 और शहर था दिल्ली, यानी मुगल साम्राज्य का दिल। और यहीं पर दिल्ली में एक ऐसे विनाशकारी आक्रमण ने दस्तक दी जिसने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो हुआ ये कि ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला बोल दिया। तारीख थी 13 फरवरी 1739। करनाल की लड़ाई में उसकी सेना ने कमजोर पड़ चुकी मुगल सेना को बुरी तरह कुचल दिया। बस इस एक हार ने मुगल सत्ता की सारी असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी और दिल्ली के लिए समझ लीजिए क़यामत का दरवाज़ा खोल दिया। और जब नादिर शाह की फौज दिल्ली में घुसी तो जो लूट हुई वो कल्पना से भी परे थी। करीब 30 करोड़ रुपए की नकदी लूटी गई। जरा सोचिए, ये वो रकम है जो आज हजारों करोड़ों के बराबर होगी। इस एक लूट ने मुगल खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। नादिर शाह अपने साथ मुगलों की शान के प्रतीक भी ले गया। शाहजहां का वो मशहूर मयूर सिंहासन, तख्त ताऊस, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहे नूर, और इनके साथ अनगिनत सोने चांदी के बर्तन और कीमती रत्न। मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक लूट नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक लूट थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक आक्रमण इतने बड़े साम्राज्य को तबाह कर सकता है? जवाब है नहीं। इस पतन को सच में समझने के लिए हमें आक्रमण से पहले साम्राज्य के अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि असल में चल क्या रहा था। देखिए, 1730 के दशक तक आते आते मुगल साम्राज्य की जो शान और शौकत थी ना, वो एक छलावा बन चुकी थी। बाहर से देखने पर तो ये अब भी आलीशान और ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह खोखला हो चुका था। हकीकत ये थी कि खजाना खाली था, सेना कमजोर पड़ चुकी थी और साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह की आग सुलग रही थी। और देखिए, ये गिरावट कोई रातों रात नहीं हुई थी। इसकी जड़ें औरंगजेब के समय से ही जमनी शुरू हो गई थी। दक्कन में उसकी दशकों तक चली लंबी लड़ाइयों ने न सिर्फ शाही खजाने को सुखा दिया, बल्कि साम्राज्य के बाकी हिस्सों को एक तरह से लावारिस छोड़ दिया। और इसी का फायदा उठाकर स्थानीय विद्रोह पनपने लगे। औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो कमजोर थे, और इसी बीच दक्कन में मराठे और उत्तर में जाट और सिख, ये क्षेत्रीय ताकतें लगातार मजबूत होती जा रही थीं और मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दे रही थीं। अब देखिए, इस पर इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं।
जैसे इरफान हबीब कहते हैं कि किसानों पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो वहीं एम अथर अली का मानना है कि असल संकट दरबार के अमीरों के बीच था। उनका कहना था कि साम्राज्य इतना फैल गया था कि मनसबदारों को देने के लिए सागीरें यानी जमीनें ही कम पड़ गईं, और इसी वजह से उनके बीच सत्ता के लिए एक खूनी खेल शुरू हो गया। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, निचोड़ यही है कि नादिर शाह के आने से बहुत पहले ही साम्राज्य अंदर से टूट रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पहले से ही कमजोर हो चुके साम्राज्य पर नादिर शाह के हमले का फौरन क्या असर हुआ। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। नादिर शाह का आक्रमण वो बीमारी की वजह नहीं था, वो तो सिर्फ एक लक्षण था। उसने तो बस पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि मुगल साम्राज्य नाम का ये जो मरीज है वो अंदर से कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस एक आक्रमण ने साम्राज्य की कमर ही तोड़कर रख दी। सेना खत्म हो गई, खजाना लुट गया और बादशाह की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मतलब दिल्ली में जो केंद्रीय सत्ता बैठी थी उसका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया था। देखिए, सियासत का एक नियम है, जब भी कहीं शक्ति का शून्य यानी एक पावर वैक्यूम बनता है तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। और मुगलों के पतन के बाद भी बिल्कुल यही हुआ। मुगलों की इस कमजोरी ने भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल डाला। मराठा, सिख और जाट जैसी नई ताकतें तेजी से उभरी। और इतना ही नहीं, जो मुगलों के पुराने सूबे थे उन्होंने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। नतीजा, भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे अमीर सूबे जो कभी मुगल साम्राज्य की रीढ़ हुआ करते थे, अब व्यावहारिक रूप से आज़ाद राज्य बन चुके थे। उनके नवाब और निज़ाम अब दिल्ली के बादशाह के प्रति सिर्फ नाम की वफादारी दिखाते थे। असली ताकत तो उनके अपने हाथों में थी। और मुगल साम्राज्य का ये अंत असल में भारतीय इतिहास में एक नए और बहुत ही अहम अध्याय की शुरुआत भी था। और वो अध्याय था ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? देखिए, नादिर शाह के हमले ने मुगल सत्ता को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह कोई एक बड़ी हिंदुस्तानी ताकत नहीं ले पाई। जो भी क्षेत्रीय शक्तियां उभरी वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगीं, और इस पूरी अफरा तफरी और अराजकता के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप अपना फायदा देख रही थी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ साफ जोड़ती है। 1739 के आक्रमण ने पतन की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया और अगले 100 सालों में ब्रिटिश धीरे धीरे एक एक करके भारत पर हावी होते चले गए, जब तक कि 1857 में मुगल वंश का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा नहीं दिया गया। तो आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि नादिर शाह का आक्रमण एक भूकंप जैसा था, जिसने एक ऐसी इमारत को गिरा दिया जो पहले से ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। और फिर इसी मलबे से एक नए युग की शुरुआत हुई। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए कि अगर मुगलों का पतन इस तरह न हुआ होता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या किसी विदेशी ताकत का यहाँ पर हावी होना तय था? ये एक सोचने वाली बात है।